डॉक्टर साहब असल में मैं भी गुजर रहा था, तो एक आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेने सोचा। मेरे बैक में काफी दिनों से ना एक क्रैम्प सा हो रहा है। ये करीबन फरवरी मार्च की बात है। जिम पे कुछ वेट उठाया था, तो ये केवल एक साइड, ये साइड पेन करना चालू कर दिया। एलोपैथ में काफी जो एनाल्जेसिक्स हैं वो मैंने यूज तो की, और उसके जो मसाज ऑयल्स हैं, तेल वगैरह जो आते हैं उसको भी लगाया, लेकिन आराम मिल नहीं रहा है उससे। अभी कंडीशन ऐसी हो गई है कि मैं अगर दौड़ता भी हूँ तो ये पेन होता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर मुझे कुछ खांसी आ रही है और छींक आई और जो से मैंने छींक दिया तो यहाँ पे जरूर दर्द होना चालू हो जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप मार्गदर्शन दे दें कि आयुर्वेद में कुछ ऐसा है क्या? बिल्कुल। स्पाइन की जितनी प्रॉब्लम्स है, ये जो मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, इनका सबसे पहला इलाज तो ये है कि शरीर को थोड़ा सा आराम देना चाहिए। एनाल्जेसिक्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, पेन किलर्स इसका परमानेंट इलाज नहीं है। इसमें हम लोग जो है पंचकर्म करते हैं, और हमारे यहाँ मर्म थेरेपी किया जाता है। मर्म थेरेपी के बड़े अद्भुत। चलिए, ये पंचकर्म क्या है पहले तो ये मैं पंचकर्म देखिए, पंचकर्म जो है पूरी प्रकार से शरीर का डिटॉक्स प्रोसीजर है, जिसमें वमन, विरेचन, वस्ती, शिरोवस्ती, नस्य, है ना, रक्त मोक्षण, ये सही कई प्रकार के प्रोसीजर है। इनको पेशेंट की बीमारी के अनुसार, जैसा उसका रोग है, उसकी अवस्था के अनुसार पेशेंट को बताया जाता है। पूरा एक सेट बना करके हर पेशेंट का अलग अलग होता है, वो हम लोग करते हैं। अच्छा, तो ये पंचकर्म है। तब जैसे पंचकर्मा को जनरली कहते हैं मसाज के रूप में भी देखते हैं लोग। हाँ, मसाज तो है ही वो। डॉक्टर साहब एक चीज मुझे ये बताओ फिर आप, जो मसाज है तो कई जगह मसाज पार्लर भी खुले हुए हैं। हाँ बिल्कुल, कई जगह मसाज पार्लर हाँ खुले हाँ हुए हाँ हैं, जी, बड़े 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 अच्छे डेकोरेटेड हैं। हाँ। तो फिर वो मसाज वहां कराए, फिर आपसे क्यों कराए? देखिए, हम लोग जो करते हैं वो खाल गरम नहीं करते। अच्छा, हमारा जो मसाज है, वो एनर्जी सेंटर्स पे मसाज है। मतलब कि बॉडी के अंदर जो 12 मेरिडियंस हैं, उनके जो ब्लॉकेजेस हैं, उनको हम लोग ओपन करते हुए काम करते हैं। और बेसिकली हमारे शरीर के बाहर जो एक एनर्जी सिस्टम है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्राणिक बॉडी, प्राणिक एनर्जी, प्राणिक बॉडी को डिनोट करते हुए शरीर के जितने समस्याएं हैं, वो 12 मेरिडियंस में अलग अलग रूप से अपना अपना एक्सप्रेस करती है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी सिम्टम बताया, छींक आना, दर्द होना, तो इस सारे के जैसे आपके यदि वो दर्द है, तो उस दर्द से रिलेटेड एक कोई एनर्जी सेंटर भी ब्लॉक आपको मिलेगा। तो उस एनर्जी सेंटर को हम जो है उसका ब्लॉकिंग खोलते हैं, और पेशेंट को रिजल्ट मिलता है। खाल गर्म करने का प्रभाव तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट रहता है, लेकिन हम लोग जो मसाज करते हैं उसका प्रभाव परमानेंट होता है। तो दर्शकों, मुझे तो आप पहचान ही चुके हो, मैं हूं नरेंद्र पांडे। हमेशा की तरह हेल्थ के कोई ना कोई विशेष बातों चर्चा के लिए बैठता हूँ। आज मैं आया हूँ आम्रपाली सोसाइटी, पचपी नाका के कलर्स मार्ग के पास में रायपुर में है। वहाँ पे पॉजिटिव हेल्थ जोन है, और मेरे साथ चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर आशीष चौहान जी, जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और कई विशेष थेरेपी के साथ में कई जो असाध्य बीमारियां हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं, उनका बेहतरीन इलाज कर रहे हैं। दूसरी मेरे साथ में और है डॉक्टर चौहान जी के साथ में ही सहयोगी है डॉक्टर संस्कृति। ये भी पुरानी पद्धति को लेकर के और एक नई विधा के साथ में यहाँ पे उपस्थित है। नेचुरोपैथी एंड न्यूट्रिशनोलॉजिस्ट हैं आप, प्राकृतिक चिकित्सक और आहार विशेषज्ञ, अगर ऐसा कहूँ तो सही है ना। और शायद अब आयुर्वेद और आहार का आपस में काफी सामंजस्य बैठता है। तो एक तो मैं भी चौहान साहब आपसे बात कर लिया, दोनों तरफ इसलिए बैठाया हूँ कि देखो दोनों प्रकार की बीमारी, तो मैंने अभी आपसे बात कर ली तो एक सिम्टोमेटिक, थोड़ा सा संस्कृति की चलूंगा। मुझे एक परेशानी सबसे ये आती है कि एक तो यूं कहूँ कि खाना जो है वो बराबर पचता नहीं है, क्योंकि हमारी जो रूटीन है ना, वो हम सुबह उठे और सुबह उठने के बाद में सबसे पहले हमको चाय पी के बाहर निकलना रहता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, फिर आ गए 10 बजे खाना खाना है, उसके बाद निकल गए, तो हमारा घर पहुंचना होता है लगभग 6 बजे 7 बजे के आसपास में। दोपहर का खाना होता नहीं, उसके बाद चाय और पी के हल्का फुल्का स्नैक्स लेते हैं और फिर निकल गए, तो रात को पहुंचते 10 बजे के आसपास में, तो फिर वही रोटी सब्जी जो मिल गई उसके साथ में हम खाना खा लेते हैं। उससे यह हो रही है कि काफी कुछ समय से हम कॉन्स्टिपेशन की परेशानी देख रहे हैं डॉक्टर अपने अंदर में।
पेट हमेशा भारी भारी रहेगा, सवेरे की तकलीफ है, मौसम साफ होते नहीं है, कई बार नींद भी बराबर आती नहीं है। तो अभी दोनों है तो करती आपसे, क्योंकि आप एक आहार विशेषज्ञ भी है। मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष की हो रही है। इस उम्र में अपने को आहार पे कैसे मेंटेन करना है? अगर देखा जाए तो हमें अपने लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो उसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी होती है। मीन्स योर फूड इज अ मेडिसिन, मेडिसिन इज अ फूड, डाइट इज अ मेडिसिन। तो ये बताया गया है कि डाइट का, आहार का बहुत बड़ा रोल है, और कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस क्वांटिटी और किस क्वालिटी में खाना चाहिए, इस चीज़ को हम लोग जो है बताते हैं। और इसको अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दें तो आपको, जैसे आपने बताया कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक किया जाए? 70% बीमारी कहा जाता है कि पेट का है ना। अगर आपका पेट ठीक है तो 70% बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ बहुत बड़ा रोल है कि कौन सा ऑर्गन्स कितने बजे एक्टिवेट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें आहार लेना चाहिए। यहाँ पे जो डाइट की बात करते हैं जी, तो डाइट का सदस्य समझते हैं डॉक्टर साहब हम लोग कि खाना कम कर देना। राइट। एक और कॉन्सेप्ट आप मुझे आगे बताया कि चीज हो गई है, जब आप लेने की बात कर रहे हैं कि एक शेड्यूल बना हुआ है कितने बजे ये खाना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट अभी और चल रहा है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उस चलता है कि आप सवेरे कुछ भी खाओ, जितना मन है उतना खाओ, सब बच जाता है। सब मतलब भरपेट खाना, सुबह खाना, दोपहर को कम खाना और रात को बिल्कुल कम खाना। ये क्या सही है? ये बिल्कुल सही है, लेकिन लोग जो है क्या चीज खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। भरपेट खाना है। एग्जैक्टली, कि भरपेट खाना है इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिज्जा, बर्गर या जो चाउमीन आ गया है कि सवेरे उठ करके 4 आलू के पराठा दबा लो, उसके बाद फिर दोपहर को थोड़ा सा कम खा लेना चावल, रात को और हल्का खा लेंगे, तो ब्रेड और दूध खा लेंगे, हल्का खा लेंगे। एग्जैक्टली। तो मैं एग्जैक्टली ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि खाना किस प्रकार का? तो खाना हमें जो है कि मोस्टली डाइटिशियन के पास लोग जाते हैं और डाइट प्लान होता है, तो उनको हमेशा ये रहता है कि जैसे ही डाइटिशियन के पास गए तो वो खाना बंद करवा देंगे या कम खा लेंगे, जैसे अभी आपने कहा। लेकिन इसका पर्पस ये भी नहीं है कि मॉर्निंग बहुत हैवी डाइट लेना है तो आप कुछ भी खाएं, लाइक 4-5 पराठा खा लिए, या फिर ब्रेड, बर्गर, चाइनीज़ आइटम, आजकल मैगी, लोग टिफ़िन में इतना ज़्यादा आजकल, मतलब मैंने तो, मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो टिफ़िन में आजकल मैगी दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको डाइट में ये कॉम्बिनेशन है कि कुछ फ्रूट्स होने चाहिए, कुछ नट्स होने चाहिए, और आपका कोई ना कोई सीड्स होने चाहिए, एंड स्प्राउटेड, मतलब माइक्रो ग्रीन्स जो होते हैं डाइट, वो ब्रेकफास्ट में हो। उसके बाद अगर आपको फिर भी लाइक डायबिटिक पेशेंट है या बहुत ज़्यादा भूख लगती है या आपका वर्क शेड्यूल डिफरेंट है, तो आप कोई आइटम्स ले सकते हैं, वो भी लाइक जैसे दलिया हो गया, या हेल्दी, इजली डाइजेस्टेबल, ऐसा नहीं है कि हैवी नहीं, हेल्दी लेना है। एग्जैक्टली। और एक मसले के मतलब में आपकी बातों पे जो मैं समझ पा रहा हूँ ये हो रही है कि सुबह के टाइम में हमें कुछ फ्रूट्स वाले आइटम ज्यादा लेना चाहिए। एग्जैक्टली, सरफेज वाले, फाइबर्स वाले डाइट। फिर लंच में आप अपना नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, रोटी, सब्जी, सैलेड, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, बटर मिल्क। लेकिन अब जैसे रोटी की बात आती है तो फिर लोग पराठा पूरी ना लें, उसको आप मिक्स आटे की रोटी ले सकते हैं, या पालक की रोटी लीजिए, या मेथी की रोटी लीजिए, जौ के आटे की रोटी लीजिए, जो आपको प्रॉपर फाइबर भी देगा, प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें। जौ की लीजिए और चना मिला के ले रहे हैं जी, लेकिन मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है और टीवी में विज्ञापन आता है कि जितनी सफेद रोटी होगी वो उतनी अच्छी होती है। और आप लोग तो चना, हमने तो घर में चना और वो जौ मिला दिया था तो रोटी फिर काली बन के आ गई। एग्जैक्टली। तो वो तो गोरी रोटी ज्यादा बेहतर बोलते और आप काली रोटी बताने लगे हो। तो इसका बहुत बड़ा रोल है कि हम इंडियंस में ये कहा गया कि आप राइस है या वीट है उसको यूज करें करके, है ना, और हम एकदम रिफाइंड चीज़ों पे आ गए। लेकिन अगर पुरानी पद्धति की मैं बात करूं तो एक्चुअल में जितने भी रिफाइंड वाली चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो जो पॉजिटिव ग्रेन्स होते हैं, है ना, और या फिर उसमें आता है आपका मिलेट्स,
और मिलेट्स मतलब कोदो, डिफरेंट डिफरेंट कोदो, मिलेट्स होते कोदो हैं, कुटकी हाँ। जो बोलते और हैं। कोदो, कुटकी, भगर, और आज के डेट पे देखा गया कि वो बिल्कुल मतलब खत्म ही हो गया था। अब धीरे धीरे इस चीज को मतलब जो लोग समझते हैं वो ऐड ऑन कर रहे हैं, तो ये चलिए, मैं भी, पॉजिटिव है। कोदो कुटकी के ऊपर भी विशेष तौर पे आऊंगा कि मार्केट में अब Definitely. चालू हुआ है, लोग जी। जो क्या बोलते हैं डायबिटीज वाला चावल के नाम से भी तब मार्केट में famous प्रमोट हुआ है, करना right, चालू right. किए। कोदो के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा डॉक्टर साहब फिर से एक बार। मार्केट अभी आ गई है जब आप कह रहे हैं आयुर्वेद में आप पंचकर्मा और इनको लेकर के चलते हैं और कई असाध्य बीमारी होती है। अगर इतना अच्छा ट्रीटमेंट है इसके अंदर में, ये सारे रोगों का दिया जाता है, कुछ लोग इसकी गवाही भी देते हैं, तो फिर आपके विचार से अभी तक ये पीछे क्यों है? ये जो विधा है तो हमारी सनातन कालों से चली आ रही है, काफी पुराना है। आयुर्वेद के नाम से भारत की पहचान रही है। फिर आयुर्वेद के चिकित्सक और आयुर्वेद की जो पद्धति है इतनी अच्छाइयों के बाद भी उपेक्षित सी क्यों रहती है? इसका सबसे पहला कारण तो प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिशनर्स खुद ही हैं। अच्छा। आप जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, यदि आपको उसी पर विश्वास नहीं है, खुद विश्वास नहीं है, और आप उसको खुद फॉलो नहीं करते, खुद एक्सेप्ट नहीं करते, खुद उसका उपयोग नहीं करते, तब तक आप दूसरे को कैसे उपाय दे सकते हो? तो पहला तो ये है कि आपको पहले खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, और लेता हूं, आपने एक बात और कही, हम लोग कुछ और बात करते हैं, चाइना है, जापान है, यहाँ पे ये मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथी जो है, चाइना, जापान, कोरिया, ये जो कंट्रीज है, यहाँ पे एलोपैथी मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन है, उनको उतना तवज्जो नहीं मिलती जितना कि वहाँ की लोकल पद्धति। हाँ, यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसे कि चाइना, जापान, कोरिया है, ये जितने ये देखिए जीरो से शुरू हुए। हमारा हिंदुस्तान किसी समय में सोने की चिड़िया हुआ करता था। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में मसाले और जमीन के अंदर इतना सब सोना बिखरा हुआ है, सब यहाँ से लोग लूट ले गए। हमने खुद अपने हाथों से लुटाया, ठीक है। और जिनके पास कुछ नहीं था उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, लेकिन अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज, अपनी जो मूल ट्रेडिशनल है उनको नहीं छोड़ा। भले ही वहां पर मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन उन्होंने अपना सिस्टम, अपना पद्धति, अपने सिस्टम को बिल्कुल नहीं छोड़ा, उसको हमेशा आगे रखा उनको। वहां पर एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स भी हैं, सर्जरी भी करते हैं, लेकिन पहले एक्यूपंक्चर का उपयोग करते हैं। पहले वो जो है हर्बल टीज बनाते हैं, हर्बल टी पिलाते हैं। आप जापान में चले जाइए, आप जापान में जाइए, वहां पर जो है ठंडा पानी पीने को नहीं मिलता, वो गर्म पानी पीते हैं। हाँ, ये हमने भी सुना है ना, हमेशा गर्म पानी पीते। और दालचीनी, सोचिए दालचीनी यहाँ पैदा होती है, दालचीनी लेता कौन है? सबसे ज्यादा जापानीज खाते हैं, ठीक है। हम लोग दालचीनी को क्या करते हैं, तेल में डाल देते हैं, मसाला बना देते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। और काली मिर्च सबसे ज्यादा, यही लोग, हमारे यहाँ सारा एक्सपोर्ट मैक्सिमम इसी तरफ होता है। मैक्सिमम परचेज दालचीनी, इलायची और काली मिर्च की यही छोटे जितने कंट्रीज हैं, जापान, कोरिया, इसी तरफ जाती है दालचीनी। लाल मिर्ची का इस्तेमाल सिर्फ हिंदुस्तान करता है और कोई नहीं करता, कहीं कोई नहीं खाता लाल मिर्ची। इस जितने साउथ के जो प्रोडक्ट्स हैं, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, ये सारे का सारा पूरी दुनिया खाती है, और इसी को लोग मसाला बोलते हैं। पेपर मींस ब्लैक पेपर। तो हमने खुद ही तो पहले हम इसकी जो, अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं, जब इनको मसाला बोल जा रहा है, ये पहले मेडिसिन थी। हाँ, ये द्रव्य है, हम मेडिसिन के रूप में इनका उपयोग करते थे। हाँ। अब इसका उपयोग जब से हमने मसालों में चालू किया है, तो क्या ये भी एक रीजन है कि हमारे बीमार पड़ना ज्यादा चालू हो गया? हाँ, अब आप काली मिर्च को यदि आप तेल में डाल दोगे तो काली मिर्च का कैरेक्टर तो खत्म हो गया। अब काली मिर्च को आप जो है गर्म पानी में डाल के पी के देखिए, आप देखो, आपको ना प्रभाव मिले तो बोलिए, तब वो दवा है। डॉक्टर, एक और चीज है, आपके एक और यहाँ पे सेंटर है जहाँ पे आप अभी हमारी बात चल रही थी कि आप बीमार और मसाज वगैरह करते हैं, वहाँ पे केरल पद्धति लिखी है। हाँ, ये केरल का कॉन्सेप्ट छत्तीसगढ़ में क्यों? केरल का कॉन्सेप्ट देखिए, आज से 30 साल पहले मैंने यहाँ शुरू किया था केरला प्रैक्टिस। तब ये हाल था कि उस समय आयुर्वेद के बारे में बहुत कम अवेयरनेस यहाँ पर हुआ करती थी, और जब मैं यहाँ प्रैक्टिस शुरू किया, लोग बोलते थे यार तू आयुर्वेद क्यों प्रैक्टिस कर रहा है, घर की रोटी भी नहीं चलेगी, है ना, कैसे करेगा, गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं है। हाँ, वो हुआ भी शुरुआत में,
लेकिन आज देखिए करते करते अब अवेयरनेस इतना हो गया है कि लोग आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान है। लोग पूछते हैं कि ये फला समस्या के लिए आयुर्वेद को किस तरीके से अपनाया जाए, क्या किया जाए। केरला इसलिए क्योंकि केरला में जैसे केरला के लोगों ने भी देखिए इस चीज़ को फॉलो किया कि उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा लिखा जो भी किया, लेकिन अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ा। वहाँ घर घर में दशमूलारिष्ट बनता है, ठीक है, घर घर में आयुर्वेद का उपयोग होता है, घर घर में तेल बनता है, धांतरम तैलम हर घर में वहाँ पर बनता है। हर घर में यदि मान लीजिए 100 फीट भी जगह है तो उसमें भी वो लोग काली मिर्च और दालचीनी वो लोग पैदा कर लेते हैं, है ना। तो वहाँ हर घर का डॉक्टर, अरे वहाँ एमडी मेडिसिन, डीएम और जो सुपर स्पेशलिस्ट जो लोग हैं वो लोग भी घर में जब उनको खुद दवा लेनी पड़ती है तो पहले वो आयुर्वेद ही प्रेफर करते हैं। तो वहाँ आयुर्वेद ऐसा है कि आप मेडिसिन की शॉप्स हैं, वहाँ पर मेडिसिन की शॉप्स में बाकायदा काउंटर्स बने हुए हैं। आपको दशमूलारिष्टम पीना है, पे कीजिए, आपको 30 ml मिल जाएगा, आप पी करके। अच्छा, हाँ, जस्ट लाइक जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना सड़क पे, हाँ वहाँ आप पे करो और 30 ml का वो पैसा ले लेगा। वो 3 रुपए या 5 रुपए जो भी होगा वो ईमानदारी से आपको उतना ही लेगा, ठीक है। दशमूलारिष्ट भी आपको जो है बिल्कुल मेडिसिन शॉप में बगल में, बोले आपको दशमूलारिष्ट चाहिए, ओके ठीक, वो 30 ml बना के दे देगा, पी के निकल। नहीं खरीदना है पूरी बोतल मत खरीदो। तो वहाँ हर घर में यूज होता है, हर घर में तेल का यूज होता है। वो वहाँ के उन्होंने अपना ट्रेडिशन को बना के रखा है आगे आगे। केरल का हमको तो वही मालूम है कि इतने सारा चेन खुली है काफी, इडली और डोसा अगर हम सोचे छत्तीसगढ़ में तो शायद ये केरल वालों की देन है। मगर केरलियन में जो ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे हैं उसका क्या एडवांटेज है? क्यों बाकी लोग भी जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते होंगे? हाँ नहीं, लेकिन केरला में सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जिस ऑनेस्टी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ और जिस श्रद्धा के साथ इस काम को करते हैं वो देख रही है। मतलब वहाँ ये नहीं है कि साहब आप भाई जितना हिंदुस्तान में आंवला नहीं पैदा होता तो डाबर जो है च्यवनप्राश बना के बेच डालता है। अब वो कैसे बनता होगा च्यवनप्राश डाबर और वैद्यनाथ का? उसमें कद्दू पीस के डालते हैं, लकड़ी कूड़ा सब एक साथ पिसता है। केरला आप जाइए, केरला में आपको आंवला माने आंवले का पाउडर आपको मिलेगा, ईमानदारी से। पल्वराइजर्स कहीं यूज नहीं होते। अभी भी वो सिलबट्टे वाला काम अभी भी चल रहा है आयुर्वेद, अभी भी ये इसलिए पेट के हाँ। अब आप देखिए बड़ा आसान है, मर्दनम गुणवर्धनम, आप जितना उस चीज को घिसोगे उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी आएगी। आप चटनी मिक्सर में पीस के खा लो और चटनी आप सिलबट्टे पे पीस के खा लो, फर्क आएगा स्वाद में, क्वालिटी में। अच्छा, वो सूखे मसाले आप डाल करके सब्जी बना लो और वो सिलबट्टे पे मसाला पीस करके इतनी सी मिर्ची आपको स्वाद दे जाएगी। और यहाँ पूरा डब्बा खाली कर दो, पता ही नहीं लगता। तेल में सीधे लाल मिर्च छोड़ करके मुझे सब जी आयुर्वेद तो कुछ समझ में आती है, लोगों को पता है। नेचुरोपैथी मतलब एक बस सही बात अगर बोलो तो बुरा मत मानना, लोग बोलते बेवकूफ बनाने वाला काम है। आज तक समझ में नहीं आई किसी को, बोलो पानी बिठा देते हैं, कहीं कीचड़ लगा देते हैं, ऐसे करते हैं, मिलता नहीं। मतलब जो मैंने सुना, क्योंकि करने का तो मौका मिला नहीं, जो सुना बाहर में वही बोलते हैं कि मैंने बेवकूफ बनाने वाला काम है। तो जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा कैसे करते हैं। डेफिनेटली लोग पहले तो नहीं समझते थे और तब ऐसी बातें जरूर करते थे। नेचुरोपैथी का पर्पस ये है कि आपका शरीर जो है वो पंच महाभूत से बना है और पंच महाभूत से ही आप अपने शरीर को ट्रीटमेंट के फॉर्म पे मतलब हवा, पानी, मिट्टी, जल, है ना, और इसी से ही आप अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। मतलब नेचुरोपैथी में ये बताया गया है कि आपके शरीर में ऐसी शक्ति पाई जाती है जिससे आप अपने आप को खुद ठीक कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जो है लोग भूल गए। और आज भी ऐसा है कि जब क्रॉनिक डिजीज हो जाता है और आप कहीं पे भी ठीक नहीं हो पाते हैं, तो अगर आप नेचुरोपैथी से रीजनरेशन और रिलैक्सेशन का जो ट्रीटमेंट्स प्लान होता है, तो मड चिकित्सा है, जल थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी के नाम से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। सन बाथ है, जिससे कि आपको विटामिन डी कैसे मिलेगा। अगर मैं विटामिन डी या फायर, अग्नि की बात करूं, तो अगर आप सोचें कि आपको कहाँ से मिलता है, जब पंच महाभूत में वो है तो आजकल मेडिसिन है, लेकिन
कब वो आपकी बॉडी को कितना ऑब्जर्व करता है। वही अगर आप डेली 5 से 10 मिनट धूप में बैठ जाते हैं तो डायरेक्ट आपको विटामिन डी मिलता है। और पहले की पद्धति के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो कोई भी डिजीज को ठीक करने के लिए नेचुरोपैथी यही बताता है कि आपके शरीर में ही वो हीलिंग कैपेसिटी है। तो हम हीलिंग चीज़ें भी सिखाते हैं साथ साथ और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो खैर आजकल इतने सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, लाइक हाइड्रोथेरेपी में अगर मैं बात करूं तो स्पाइनल स्प्रे है, हिप बाथ है, कोलोन हाइड्रोथेरेपी है जिससे पूरा इंटेस्टाइन क्लीन किया जाता है, कोलोन क्लीन किया जाता है, सर्कुलर जेट बाथ है, स्टीम बाथ है जैसे कि आपकी पूरी बॉडी में स्वेटिंग होगा और डिटॉक्स होगा बॉडी। जी डेफिनेटली। कॉन्स्टिपेशन जो मैं एलोपैथी के डॉक्टर समझाता हूँ, बोलते हैं वो जो आंत है उसमें कुछ ना कुछ आपका जमा रह जाता है धीरे धीरे। और कई बार तो ऐसी भी कंडीशन देखा कि कई लोगों को आंत भी काटनी पड़ी है, जो कुछ बड़ा गला वहाँ पे जमा रहेगा। क्या आपकी नेचुरोपैथी में ये ऐसा सिस्टम है कि पूरी की पूरी आंख जो है वो साफ हो जाए, क्लीन हो जाए? राइट। एलोपैथी में डायग्नोसिस पार्ट की अगर बात की तो बेस्ट है, लेकिन उसमें कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन का प्रक्रिया नहीं है। वो या तो पंचकर्मा आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे से डिटॉक्स वाला प्लान बता सकते हैं। सेम थिंग नेचुरोपैथी में क्लेंजिंग प्रोसेस होता है, जो डिफरेंट क्लेंजिंग है या तो हम कोलोन हाइड्रोथेरेपी के थ्रू कर सकते हैं या एनिमा के थ्रू कर सकते हैं, या फिर शंख प्रक्षालन का एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जिसमें माउथ टू एनस रीजन की क्लेंजिंग हो जाती है। और हर दिन शरीर में हम कुछ ना कुछ खाते हैं या नहीं भी खाते हैं तो कोई ना कोई टॉक्सिक हमारी बॉडी में बनते रहता है, मतलब बहुत सारे सेल्स बनते हैं और बहुत सारे मर जाते हैं। तो उसको हम कैसे क्लीन करें, तो वो नेचुरोपैथी में बहुत ब्यूटीफुल प्रोसीजर है जिसको हर इंसान को 3 मंथ 6 मंथ या फिर 1 ईयर में एक बॉडी की क्लेंजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, रिलैक्सेशन करना चाहिए, जिससे कि कोई भी बीमारी, छोटी छोटी बीमारी लाइक गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन है, ये बहुत इजी तरीके से आप ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज की डेट में देखें तो जो मैं घूमा हूँ गाँव तक में, वो हेडेक का प्रॉब्लम चालू है। हर गांव की महिला को अभी हेडेक है। उसके अगर गहराई पे जाते हैं क्यों है, तो उनकी भी दिनचर्या बदल चुकी है। सवेरे खाली पेट वो चाय की जरूर पीते हैं। अब वो रुक नहीं सकता। उनको अगर बोले तो उनके ऐसा बना चुके हैं, अगर हमको शेड्यूल बनाया तो वो नहीं बन पाता गाँव की महिलाओं के साथ। अब इनके लिए कोई सुझाव है क्या कि वो अपना हेडेक को घर बैठे नेचुरोपैथी के माध्यम से या कुछ अधिक आहार के माध्यम से बदल सकते हो? राइट। तो सबसे पहले ये बहुत कॉमन है कि हेडेक का मेरा कई बार मेरे पास काफ़ी पेशेंट भी आते हैं और उसका अगर मैं जड़ को समझूं तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि गैस के कारण भी, एसिडिटी के कारण भी हेडेक होता है या नींद अच्छी नहीं होती। तो अगर मैं रूटीन की बात करूं तो अगर आप 5 to 6 o'clock जैसे कि उठते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिव होता है, ऑर्गन्स। अगर इस टाइम पे जो भी व्यक्ति उठ जाएगा तो उसे कभी भी हेडेक का या मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक मॉर्निंग दिनचर्या रूटीन जो है वो आपकी होनी चाहिए इसमें। और दूसरा है, अगर मैं डाइट की बात करूं तो आपको उठते ही कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी, 1.25 लीटर गुनगुना पानी जो है आप उठते ही अपने रूटीन में डालेंगे, हैबिट में डालेंगे। तो उठते ही फिर जैसे ही आप 2 गिलास पानी पीते हैं तो आप ऐसे भाग के जाएंगे और पेट क्लीन हो जाएगा तो कभी भी हेडेक नहीं होगा। और मैंने काफ़ी मतलब अपने पेशेंट लोग को प्लान किया है जो है कि उठते ही जितनी एज है उतना दाना आपको मेथी रात को भिगाना है। जितनी एज है अगर मान लो किसी व्यक्ति की 40 साल है, हाँ, तो 40 दाना मेथी भिगा दीजिए और रात को भिगा के उसको मॉर्निंग जो है उस पानी को पी लीजिए और वो मेथी को चबा के खा लें। तो नेक्स्ट डे जो है आपको प्रॉपर रफेज मिलेगा। और मेथी क्या करता है, वो इंटेस्टाइन में फूलता है और वो जितने भी टॉक्सिक है उसको लेते हुए प्रॉपर मोशन क्लियर कर देगा। और ये बेस्ट रिजल्ट है, मैंने तो काफ़ी प्रैक्टिस भी किया है इसको, तो ये आप फॉलो करवा सकते हैं। दर्शकों को फायदा ये हो जाएगा बैठे बैठे। डॉक्टर साहब एक चीज और मुझे आपसे जाननी है, आयुर्वेद से थोड़ा दूरी भी इसलिए भी लोग बनाते हैं कि कहते हैं अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ तो सब जैसे एलोपैथी वाले टेस्ट लिखते हैं ना, तो वैसे ही आयुर्वेद वाला ना इंस्ट्रक्शन बहुत लिखते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। एक
दूसरा बोलते हैं 2-4 मंत्र बताते हैं कि कोई जरूर पढ़, मैं सवेरे उठ के ये नहला देना, तो सवेरे ये वाला मंत्र पढ़ लेना। आयुर्वेदिक का इससे क्या संबंध है साहब? पहला चीज ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और मंत्र पढ़ लेना। हाँ, ये सच है कि आयुर्वेद में पथ्य पथ्य बताना बहुत जरूरी है। इसका बहुत देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हमारे शरीर जो है 3 दोषों के माध्यम से हम लोग उसको बताते हैं, वातज, पित्तज और कफज, ठीक है। अब ये शरीर का संचालन भी करते हैं और यही दोष भी क्रिएट करते हैं। अब जैसे कि आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है, ठीक है, और आप वात प्रधान द्रव्य का सेवन भी कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसका इलाज भी चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो एक साथ संभव है नहीं कि आपको वात रोग भी ठीक करना है और वात प्रधान द्रव्य, मतलब इधर आप आइसक्रीम खा रहे हो, उधर सोच रहे हो कि मैं कफ की गोली खा के ठीक हो जाऊं, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए हम लोग पथ्य पथ्य जरूर बताते हैं, है ना, कि क्या खाना क्या नहीं खाना। कई जगह आप बोलते टमाटर मत खाना, यार क्योंकि साहब मान लीजिए डॉक्टर बोलता, उधर वाला बोलता हो खा लेना, तुम कोई दिक्कत नहीं। आप बोलते हो कि ये चीजें मत खाना भैया, चावल मत खाना, आप बोलते हो कि आप रोक देते हो, वो बोलते सर जी तुम कुछ भी खाओ, सब चलता है। नहीं, हम लोग तो मैं जो बताता हूँ, जल्दी जो है आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की जैसी प्रकृति होगी, जो दोष बढ़ा होगा, 3 दोष आपने बता दिया, वातज है, पित्त है और कफ है। यदि पित्त बढ़ा है किसी व्यक्ति का, तो वो दवाइयाँ जो पित्त बढ़ाती हो वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो दवाइयाँ, वो द्रव्य भी, और वो भोज्य पदार्थ भी, अगर हाँ भोज्य पदार्थ है ना। अब इधर आपको एसिडिटी है, अगर किसी व्यक्ति को पित्त संबंधित सामान्य भाषा में अगर हम समझे तो जिसका पित्त बढ़ा है, तो उसे वो चीजें जो गर्मी पैदा करती हो, जैसे मसाले हैं, ये नहीं खाना चाहिए, अगर मैं सही जा रहा हूँ तो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको एसिडिटी हो रखी है, हाँ, है ना, और एसिडिटी आपको है, और ऊपर से आप बोल रहे साहब मैं पनीर चिल्ली भी खाऊंगा, तो आप कैसे ठीक होंगे? और रोज मैं खाऊंगा, आप कैसे ठीक होंगे? तो पहले चीज तो आप वो चीज स्टॉप करो जिसके कारण आपको बीमारी हो रही है। तो हम लोग जो पथ्य पथ्य बताते हैं वो बीमारी के अनुसार बताते हैं, और ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है। देखिए, ये परहेज का मतलब ये होता है कि आप जिस मौसम में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जिस प्रकार से रह रहे हैं, जो प्राकृतिक रूप से आपको मिले उसका सेवन कीजिए, ठीक है। हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, यहाँ भाजिया खाई जाती है, भाजिया खाइए। अब यहाँ आप घी पीने लग जाओगे तो ये राजस्थान तो है नहीं कि जो आप घी पी लोगे, नहीं, और ना ये केरल है कि आप इमली का सूप बना के पी लोगे। तो यहाँ तो इमली खाओगे तकलीफ पाओगे, और केरल जाओगे वहां इमली खाए बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा, यही कारण था कि छत्तीसगढ़ के पुराने लोग घी नहीं खाते थे। हाँ, कैसे और खाते? जब यूपी बिहार के लोग यहाँ आते और घी खाते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाती है, बहुत सिंपल। अब आप राजस्थान जाइए, राजस्थान आप घी खाए बिना रह नहीं सकते, जिंदा नहीं रह पाओगे, और वहां भाजी खाओगे आप बीमार पड़ जाओगे। इसको मानो कि अगर मैं उधर का लिट्टी चोखा बनवा के खाता हूँ, यहाँ आप तकलीफ पाओगे, पाओगे, बिल्कुल तकलीफ पाओगे। और फिर जिसको हम जब बनारस और बिहार जाके खाते हैं तो दिक्कत नहीं है। वहाँ सही है, वहाँ के लिए रूखान बना है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। तो बेसिकली आयुर्वेद में जो डिफाइन किया, आहार और विहार। आहार माने कि क्या खाना और कैसे खाना, विहार मतलब कि किस मौसम में, किस ऋतु में, किस प्रकार से रहना। तो आहार, विहार, निद्रा और व्यायाम, इसकी व्याख्या आयुर्वेद में पहले की गई। सब यहाँ पे मैं सीख रहा हूँ क्योंकि एक विषय जो आयुर्वेद का है, खान पान, व्यवहार, विचार, मन, सब कुछ है जो कि आयुर्वेद के अंदर में है। तो आगे हम इस पर चर्चा करते रहेंगे और दर्शकों के पास में जानकारियां पहुंचाते रहेंगे आप लोगों के माध्यम से। बस मैं अंतिम में अपने दर्शकों को जानकारी दूं कि अगर उन्हें कोई राय लेना है तो आपसे संपर्क करेंगे। तो आप इस पॉजिटिव हेल्थ जोन में क्या क्या पैकेजेस दे रहे हो, क्या चीजें हैं, क्या कंबाइन है कि वो पॉजिटिव हेल्थ जोन में क्यों आए? नेचुरोपैथी और आयुर्वेद और कुछ चक्र भी आप लोग लगा के रखते हो, डॉक्टर से कई बार बात हो चुकी है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या दे रहे हो। तो यहाँ हमने इंटीग्रेट किया हुआ है ऑल द पैथीज को, और यहाँ आपको एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, डाइट थेरेपी, लाइक जैसे डाइट की बहुत बात हुई, तो मैं यहाँ पे जो डाइट स्पेशली प्लान करती हूँ वो है वात पित्त कफ को देखते हुए हमारे पास वेदा पल्स है, जिसमें आपको पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होता है आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग,
मतलब वही ना, हाँ, वात पित्त कफ उसके अकॉर्डिंग प्लान होता है। इसके अलावा हम यहाँ पे साइकोनोरोबिक्स प्रोग्राम करवाते हैं, जो सेल्फ हीलिंग टेक्निक है, चक्र हीलिंग टेक्निक, जिसमें 72,000 नाड़ियाँ जो हैं वो मेजर क्रॉस करती हैं आपके 7 चक्र पे। और इसका कहना है कि अगर आप 7 चक्र पे जो मेडिटेशन साइकोनोरोबिक्स प्रोग्राम है, कलर थेरेपी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेडिटेट करते हैं, मतलब आपकी ऑर्गन्स की एनर्जी जो है वो एग्जैक्टली जिसको हम लाइफ फोर्स एनर्जी बोलते हैं, वो आपका अगर नॉर्मल है या तो आइदर चक्र विज्ञान है, एग्जैक्टली उसमें सारी चीजें डेफिनेटली मुद्राएं हैं, कलर है, कुछ साउंड है, एग्जैक्टली, तो उससे आप लोगों को हील करवाते हैं। पॉजिटिव हेल्थ जोन में हम लोग आयुर्वेद का पालन पूरी प्रकार से साइंटिफिक वे में हम लोग कर रहे हैं। यहाँ हम लोग डायग्नोस्टिक पूरी प्रकार से डायग्नोसिस बनाने के बाद ही इलाज करते हैं। गंभीर प्रकार के सभी रोग यहाँ पंचकर्म और मर्म थेरेपी के द्वारा ठीक किए जा रहे हैं। हम लोग पूरी प्रकार से कोट्टकल केरला या केरला की शुद्ध दवाइयों के द्वारा इलाज करते हैं। और जो थेरेपी प्लान वगैरह है वो भी पूरी प्रकार से, यदि किसी प्रकार का कोई बात की समस्या हो करें और आकर के संपूर्ण इलाज कर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप सभी का।